मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि अनुसूचियों का जो प्रावधान है वो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, उसके बाद जो है उसमें कुछ अनुसूचियों को बढ़ाया गया है बाद में, जो बाद में जोड़ा गया है विभिन्न संशोधनों के माध्यम से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम लोग अगर देखें, तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा मूल संविधान था, हमारा जो मूल संविधान था उसमें अगर हम बात करें, तो मूल संविधान में अगर हम बात करें अनुसूचियाँ कितनी थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो है हम क्रमवार एक एक अनुसूची को देखते हुए, उस पर बात करते हुए, उसमें क्या क्या प्रावधान है उस पर बात करेंगे। ठीक, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हम लोग देख रहे हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुसूची 1 में क्या बात की गई है। अनुसूची 1 या पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या बात की गई है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो पहली अनुसूची में जो है राज्यों के नाम, राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से जो है संघ राज्य या संघ शासित जो प्रदेश हैं, संघ राज्यों के नाम एवं उनकी सीमाओं की बात की गई है, एवं उनकी सीमाओं के बारे में बात की गई है। ये आपकी पहली अनुसूची है। इसमें जो है हमने देखा, इसमें क्या बात की गई है, इसमें जो है राज्यों के नाम की बात की गई है। जो राज्य हैं, अगर हम बात करें वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो उन सभी के नाम की बात की गई है तथा उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है पहली अनुसूची में। इसी तरह से जो संघ शासित प्रदेश हैं या संघ राज्य हैं, उनके नाम एवं उनकी सीमाओं की बात की गई है। अगर यहाँ पे हम जो है राज्यों की बात करें, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 जो है 28 राज्य हैं। और संघ शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो वर्तमान समय में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। ये जो है अभी पहले जो है 9 थे। जम्मू और कश्मीर जो है, जब आपका वो कश्मीर वाला और लद्दाख 2 नए संघ शासित प्रदेश बने थे, तो उस समय हमारे पास संघ राज्यों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन आगे हमने जो है देखा कि एक संशोधन के माध्यम से दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो वर्तमान में जो है संघ राज्यों की संख्या कितनी है, 8। ये आपका पहली अनुसूची हो गई, जिसमें राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से जो है संघ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे बात करेंगे। ये हमारी पहली अनुसूची हो गई। इसमें हमने बात किया कि राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र, उनके क्षेत्रों के बारे में। इसी प्रकार हमने जो है बात की कि संघ राज्यों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बात की गई है। हम लोग बात करें दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची जो है आपकी, इसको हम लोग मिटा देते हैं ऊपर का। तो दूसरी अनुसूची में अगर हम लोग बात करें, इसमें जो है दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन एवं विशेषाधिकार के बारे में बात की गई, एवं
विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हमने देखा कि दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन, साथ ही साथ विशेषाधिकार के बारे में बात दूसरी अनुसूची में की गई है। यहाँ पे जो है हमको देखना होगा, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत जो है क्रमवार हम लोग देखते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे। इसके अंतर्गत आएंगे राष्ट्रपति आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आएंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल आएंगे। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है राज्यपाल की बात की गई है। राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति जो है इसके अंतर्गत आएंगे। राज्यपाल हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति हो गए। उसके बाद जो है बात करें हम तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद एक और आएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए यहाँ पे हमने बात की जो है दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन एवं विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है। तो किसके किसके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति आएंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत आएंगे। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति जो है इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमने आपको बात की कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो जो है इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जब हमने राज्य में बात की तो राज्यपाल हो गए, राज्यपाल जो है इसके अंतर्गत आएंगे। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से राज्य विधान परिषदों के जो सभापति एवं उपसभापति इसके अंतर्गत आएंगे, तथा उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होंगे वो जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पे इसको बताने का उद्देश्य ये है क्योंकि वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो है विभिन्न परीक्षाओं में
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुसूची 2 में वेतन भत्तों की जो बात की गई है, उसमें कौन शामिल नहीं है, या 3-4 कथन दे देंगे, उसमें से बात करेंगे। जैसे इसमें से 3 को दे दिया गया, एक जो है बाहर का दे दिया गया, तो आपसे पूछेंगे किसके वेतन भत्तों की बात जो है अनुसूची 2 में नहीं की गई है। तो अगर ये चीज़ें आपको पता रहेंगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो आपके वनडे टाइप्स के एग्जाम हैं, उसमें आप जो है इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, वेतन भत्ते एवं पेंशन की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। लेकिन जो आपके जैसे आपका समीक्षा अधिकारी हो गया या यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं, उसमें जो है कहीं न कहीं आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने बताया, जो है दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं वेतन भत्ते पेंशन एवं विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है। उसके बाद हमने बताया कि इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे। यहाँ पे हमने जो है पूरा एक तरफ से लिख के आपको बताया। तो ये चीज़ें आपको अगर ध्यान में रहेंगी, तभी आप जो है जो वर्तमान में क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको आप जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक, ये आपकी दूसरी अनुसूची हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग तीसरी अनुसूची पे बात करेंगे। ये हमारी दूसरी अनुसूची हो गई। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची, तीसरी अगर अनुसूची में हम लोग बात करें, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जब शपथ ली जाती है, यहाँ पे जो है इसमें जो है शपथ की बात की गई है। इसमें जो है तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। तो यहाँ पे जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ की बात की गई है। विभिन्न भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा पद ग्रहण के दौरान ली जाने वाली शपथ के बारे में बात की गई है। यहाँ पर भी देखें जो है, अगर हम किसके किसके जो है शपथ के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो है हम आप जो है यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं। इसमें जो है आपके किसके किसके शपथ शपथ के बारे में बात की गई है, तो इसमें बात की गई संघ के मंत्री के बारे में बात की गई है। संघ के मंत्री के शपथ के बारे में बात की गई है। संसद सदस्य के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार, संसद सदस्य के उम्मीदवार के शपथ के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है जो निर्वाचित सदस्य होंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य हो गए इसके अंतर्गत। उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो राज्य के मंत्री हो गए, या राज्यों के मंत्री हो गए जो शपथ लेते हैं, राज्यों के मंत्री। राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल सदस्य के उम्मीदवार, सदस्य के उम्मीदवार, सदस्य के जो उम्मीदवार होंगे उनकी बात की गई है। उम्मीदवार जो है हो गए। उसके बाद जो है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य हो गए। राज्य के बारे में बात हो रही है, तो राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के निर्वाचित, विधानमंडल के निर्वाचित
सदस्य, उसके बाद जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए। इसके बाद जो है नियंत्रक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के दौरान जो शपथ ली जाती है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हमने जो है क्रमवार जो है बताया है कि जो है कौन कौन इसके का अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले बताया जो है शपथ में संघ के मंत्री होंगे। उसके बाद संसद सदस्य के जो उम्मीदवार होंगे वो भी जो है शपथ के तीसरी अनुसूची के शपथ के अंतर्गत आएंगे। संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसी तरह जो है राज्यों के मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल जो है सदस्य के उम्मीदवार होंगे। राज्य विधानमंडलों के सदस्य के उम्मीदवार जो होंगे, राज्य विधानमंडलों के सदस्य के जो उम्मीदवार होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमने बात की राज्य विधानमंडल के निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो है इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमने आपको बताया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके अंतर्गत आएंगे। ये आपकी तीसरी अनुसूची हो गई जिसमें जो है किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके बाद अगली अनुसूची पे बात करेंगे। ये हमारी तीसरी अनुसूची हो गई। इसको हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि जो आपकी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका RO हो गया या जो है आपका UP PCS हो गया, उसमें जो है कई जो है आपके ऑप्शन बना के उसमें से आपको हो सकता है 3 दे के 1 पूछ लिया जाए या 4 ऑप्शन दे के जो है उसमें आप ये पूछ सकता है कौन जो है अनुसूची 3 के अंतर्गत जो शपथ की बात की गई उसके अंतर्गत कौन आएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको जब डिटेल जानकारी रहेगी तो आप जो है प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। तो अगली अनुसूची है हमारी चौथी अनुसूची। अगली अनुसूची है हमारी चौथी। इसमें क्या बात की गई है, इसमें जो है राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में जो है राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। ये आपकी अनुसूची 4 है। यहाँ पे आपको ये चीज़ बताते चलें, जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है, अगर इसके हम आधार की बात करें, किस आधार पे जो है सीटों को आवंटित किया गया है, तो इसके आधार की बात करें तो इसका आधार क्या है, जनसंख्या। सीटों के आवंटन का आधार क्या है, जनसंख्या है। अगर जो है जनसंख्या को आधार बनाया गया है तो जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ जो है उस राज्य को राज्यसभा में सीटें ज़्यादा मिलेगी। अगर इस तरह से हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश को, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ देखें अगर, तो जैसे आपको यूपी को जो है राज्यसभा में 31 सीटें मिली, 31 सीटें प्राप्त हैं। राज्यसभा में यूपी को कितनी सीटें प्राप्त हैं, 31 सीटें प्राप्त हैं। इसी तरह से अभी आप यूनियन टेरेटरी दिल्ली की बात करें तो उसको 3 सीटें प्राप्त हैं। महाराष्ट्र जैसे आपका है वहाँ पे जो है राज्यसभा में महाराष्ट्र को 19 सीटें प्राप्त हैं। कई ऐसे राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पे राज्यसभा की 1 ही सीटें प्राप्त हैं। तो यहाँ पे हमने बताया अनुसूची 4 में जो है राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है।
आवंटन का आधार हमने क्या बताया, यहाँ जो है आधार जो है जनसंख्या है। जनसंख्या अगर आधार है तो जिस राज्य की संख्या ज़्यादा होगी उसको राज्यसभा में ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो इस आधार पे सबसे ज़्यादा अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किसके पास हैं, उत्तर प्रदेश के पास हैं। उसकी संख्या कितनी है, 31 संख्या है। ठीक, यहाँ पे यहाँ थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे देखिए यहाँ जो है, जैसे आपका अमेरिका है, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में जो है, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में समान प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व किसको अपनाया गया है, समान प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। समान प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है सीटों का आवंटन जो है सभी राज्यों को बराबर किया गया, बराबर बराबर दिया गया। समान प्रतिनिधित्व की यहाँ पे राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। तो ये जो 50 राज्य हैं सभी को 2-2 सीटें प्राप्त हैं। टोटल जो है अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 100 राज्यसभा सीटें हैं और सभी राज्यों को 2-2 सीटें प्राप्त हैं। तो अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में कई राज्यसभा में जो है समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्या प्राप्त है, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन वहीं जो है अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन का आधार क्या है, जनसंख्या है। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा सीटें प्राप्त होंगी। ये आपका हो गया, अनुसूची 4 हो गई। इसके बाद अगली अनुसूची पे हम लोग बात करेंगे। अनुसूची 4 के बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। अनुसूची 4 के बाद जो है अनुसूची 5 पे हम लोग बात करेंगे। या 5वीं अनुसूची पे बात करेंगे। 5वीं अनुसूची पे बात करेंगे। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है अनुसूचित अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति या जनजातियों, जनजाति के, जनजाति के क्षेत्रों के, जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। यहाँ पे हमको समझना होगा कि अनुसूची 5 में जो है क्या बात की गई है, तो यहाँ पे अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अनुसूची 5 में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। यहीं पे थोड़ा सा आगे बात की गई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। किसी क्षेत्र को, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है, अगर हम बात करें घोषित कौन कर सकता है, तो यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रपति। ये भी आपका प्रश्न बना हुआ है और आगे भी बनेगा। तो यहाँ पे जो है अनुसूची 5 में बात की गई है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक, ये आपकी हो गई 5वीं अनुसूची। इसके बाद जो है 5वीं के बाद जो है हम लोग अगली पे बात करेंगे।
अगली अनुसूची आपकी 6वीं अनुसूची, या आपकी 5वीं अनुसूची हो गई। इसके बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आपकी है 6वीं अनुसूची। इसमें जो है बात की गई है असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा एवं मिजोरम, त्रिपुरा एवं मिजोरम, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है अनुसूची 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो है प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई। इसी में जो है बात की गई है कि इन राज्यों के बारे में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद, स्वायत्तशासी जिला परिषद, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद का निर्माण किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद का निर्माण किया जा सकता है। किन राज्यों में? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझें, स्वायत्तशासी जिला परिषद जो है इसको कौन बना रहा है? अगर हम लोग बात करें तो ये राज्यपाल द्वारा जो है इन राज्यों में स्वायत्तशासी जिला परिषद बनाई जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें तो इसमें जो है कुल जो संख्या होगी इसमें 30 सदस्य होंगे। जो स्वायत्तशासी जिला परिषद बनेगी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। इस 30 सदस्यों में से थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें से 26 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तथा 4 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन होगा, मनोनयन किया जाएगा। यहाँ पे हमने बात की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। उसके बाद हमने बात किया कि जो ये आपके 4 राज्य हैं इसमें जो है संबंधित जो राज्य होगा उसके राज्यपाल द्वारा स्वायत्तशासी एक जिला परिषद बनाई जा सकती है, जिसमें जो है स्वायत्तशासी जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे। इस 30 सदस्य में 26 सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? निर्वाचन होगा, और 4 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। ये स्वायत्तशासी जो जिला परिषद होगी, ये जो है जो वहाँ के उस क्षेत्र के या उस जिले के जो काम होंगे उसमें निर्णय लेने के लिए उनको काफ़ी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, जैसे कर लगाना, कर वसूलना। इसी तरह से कोई और निर्माण कार्य है वहाँ जो है क्षेत्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे, जैसे यहाँ ये जो राज्य हैं
इन लोगों का ऐसा ट्रेन, ऐसा इलाका है कि बारिश वाले क्षेत्र, जब बारिश का महीना है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जो है जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है इन 4 राज्यों के बारे में छठी अनुसूची में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में एक जो है बात की गई है, जो है जनजाति क्षेत्रों के। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग और देखना चाहें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ ये जो आपको ये 4 राज्य जो लिए गए हैं, ये जो है किस समिति की सिफारिश पे लिए गए हैं, तो ये जो है बोरो दो लोई समिति की सिफारिश पर इन 4 राज्यों को शामिल किया गया है। बोरोदोलोई समिति की सिफारिश पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में स्वायत्त शासित जिला परिषद बनाने के प्रावधान किए गए हैं। ठीक, ये बोरोदोलोई समिति की सिफारिश पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त शासित जिला परिषद बनाने की बात की गई है। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्तमान में 10 स्वायत्त शासित जिले जो हैं। ठीक, इतना हमको लगता है आपके लिए पर्याप्त है इस अनुसूची, छठी अनुसूची में। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग छठी के बाद जो है 7वीं अनुसूची पे बात करेंगे। 7वीं अनुसूची जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। 7वीं अनुसूची, इसमें जो है केंद्र और राज्य के बारे में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, राज्यों, केंद्र, राज्य, केंद्र, उसके बाद केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के बारे में, केंद्र एवं राज्य के संबंधों के बारे में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। केंद्र, अच्छा लिख देते हैं, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के बारे में, राज्यों के संबंधों के बारे में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे जो है हम एक-एक को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संघ सूची। 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघ सूची। संघ सूची में जो हमारा मूल संविधान था, संघ सूची की हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है मूल संविधान जो था हमारा, मूल जो संविधान था, इसमें जो है 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इसमें जो है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें जो है 100 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं? 100 विषय रखे गए हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इसमें जो है अगर हम बात करें संघ सूची के विषयों पर, इसमें जो है कानून अगर हम बनाने की बात करें तो इसको जो है कानून जो है कानून जो है संसद, कानून बनाने के लिए अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो शक्ति जो है इन सूची के विषयों पर किसको है? संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। कानून बनाने के लिए जो शक्ति है वो अनन्य रूप से प्राप्त है। मतलब जो संघ सूची के विषय हैं उस पे पूरी तरीके से सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है।
संघ सूची के विषय पर। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, दूसरा है आपका राज्य सूची। राज्य सूची, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, राज्य सूची में जो हमारा मूल संविधान था, उसमें जो है 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, वर्तमान में अगर इसमें जो है मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें 61 विषयों का प्रावधान किया गया है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है 5 विषय जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यहाँ से जो है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से क्या किया गया, इसमें से 5 विषयों को निकाल लिया गया। इसमें से 5 विषयों को क्या किया गया, निकाला गया। उसको जो है कहाँ रखा गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। उसको कहाँ रख दिया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को निकालकर राज्य सूची के विषयों में से उसको समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। 5 विषय जो आपके महत्वपूर्ण थे, जैसे शिक्षा हो गया, उसके बाद वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, उसके बाद पक्षियों के बारे में बात की गई है, तो उसके बाद माप तौल, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषयों को यहाँ राज्य सूची के विषयों से निकालकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसको समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग आगे बात करेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो है आगे अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है आगे हम लोग बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 61 विषय हैं राज्य सूची के विषय पर। तो राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर जो है कानून बनाने के लिए जो है राज्यों को शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून जो है कौन बनाएंगे, राज्य सूची के विषयों पर कानून जो है कौन बनाएंगे, राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब जो है राज्य सूची के विषयों पर भी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, उस पर जो है हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें जो है हमने आपको बताया कि राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर राज्यों के द्वारा कानून बनाया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी जब राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें कुछ बात की गई है, उस पे जो है हम लोग बात करेंगे। इसमें जो है बात की गई है, देखिए कुछ देखते हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 249, अनुच्छेद कौन सा, 249। अनुच्छेद 249 में बात की गई है कि यदि जो है राज्यसभा, यदि इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, यदि राज्य सभा राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उस पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया
कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर कानून जो है राज्यों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे हमने अनुच्छेद 249 में बात की, यदि जो है राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को विशेष बहुमत, यहाँ एक शब्द थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, विशेष बहुमत, आगे हम लोग देखेंगे विशेष बहुमत क्या होता है। तो विशेष बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, विशेष बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? संसद द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 250 में क्या बात की गई है? इसी के संबंध में अनुच्छेद 250 इसमें बात की गई है, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? संसद या केंद्र सरकार संसद बनाएगी। यहाँ पे जो है हमने देखा अनुच्छेद 249 में बात की गई है कि यदि जो है राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद हमने जो है अनुच्छेद 250 में बात की, यदि जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, तो उस दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? यहाँ पर भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक, ये आपका हो गया अनुच्छेद 250। इसी तरह से जो है हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो है एक अनुच्छेद और आगे देखते हैं। इसी तरह आपका है अनुच्छेद 252। इसमें बात की गई है यदि दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा यदि दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध किया जाता है। संसद से अनुरोध किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कानून, अगर हम लोग बात करें तो कानून कौन बनाएगा? संसद द्वारा बनाया जाएगा। अनुच्छेद 252 में बात की गई है, यदि दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कानून कौन बनाएगा? कानून जो है संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। ये आपका जो है अनुच्छेद 252 हो गया।
इसी तरीके से एक अनुच्छेद और है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। इसी तरह से एक अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 253। इसी तरह से आपका है एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 इसमें बात की गई है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते या संधि या समझौतों को क्रियान्वित क्रियान्वित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे ये आपका बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून जो है संसद जो है द्वारा बनाया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात की गई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 253 में ये बात की गई है कि अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसी तरह से जो है आपका और देख लेते हैं, अनुच्छेद जो है आपका 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता संवैधानिक तंत्र की विफलता। आप लोगों को पता होगा कि राज्यों के द्वारा जब संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर जो है राज्यों में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगर किसी राज्य में ऐसा लगता है कि वहाँ का शासन संविधान के तहत नहीं चल रहा है, तो वहाँ संवैधानिक तंत्र की क्या होती है, विफलता होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में भी कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा। यह हो गया आपका अनुच्छेद 356 के तहत। तो हमने जो है बात की, जो है 7वीं अनुसूची में हम बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने संघ सूची में बात की। वहाँ पे जो है कानून जो है अनन्य रूप से कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पे कानून कौन बनाएगा, राज्य द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही साथ हमने आपको कुछ विशेष परिस्थितियों में बात की कि जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून जो है कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। उसको हमने विभिन्न अनुच्छेदों में जो बात की गई उस पर हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून जो है संसद बनाएगी। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग आगे बात करेंगे।
अनुसूची 7 में जो है 3 सूचियों की बात की गई है। संघ सूची, जिसमें हमने आपको बताया मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय का प्रावधान है। उसके बाद हमने आपको बताया राज्य सूची। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 जो है महत्वपूर्ण विषयों को वहां से निकालकर उसको समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया, तो वर्तमान में 61 विषय बचे हैं। इसके बाद जो है जो तीसरी अनुसूची है उसको हम लोग थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, यहाँ पे जो है अगर हम लोग विषय की बात करें, विषय की बात करें, यहाँ पे मूल संविधान में विषय की अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में 47 विषय थे। मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 5 विषय जो है वर्तमान में जो है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 47 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 और आ गए, तो वर्तमान में जो है कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय समवर्ती सूची में इस समय स्थापित हैं। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पे जो है कानून कौन बना सकता है? यहाँ पे कानून की अगर हम लोग बात करें तो कानून यहाँ पे राज्य भी बना सकते हैं, राज्य और प्लस केंद्र दोनों बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कानून जो है बनाया जाता है, कोई कानून जो है राज्य भी बनाता है, कोई कानून जो है, कोई कानून जो है समवर्ती सूची के विषय पे राज्य द्वारा बनाया जाता है, उसी विषय पर कानून जो है केंद्र द्वारा भी बनाया जाता है, केंद्र भी बनाता है उस विषय पे कानून। तो ऐसी स्थिति में जब किसी विषय पे समवर्ती सूची के राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य का कानून जो है क्या होगा? निरस्त हो जाएगा, और केंद्र का जो कानून होगा वो क्या होगा? सही माना जाएगा। लेकिन ये जो है कानूनों में क्या, जब कानूनों में क्या होगा? विरोधाभास होगा। कानूनों में क्या होगा? विरोधाभास होगा। विरोधाभास की स्थिति में जो राज्य द्वारा कानून बनाया जाएगा वो क्या होगा? निरस्त हो जाएगा। जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून होगा वो क्या होगा? उसी को, वो आपका, वो निरस्त नहीं होगा, उसी को माना जाएगा समवर्ती सूची के बारे में। ठीक, लेकिन इसमें एक विशेष कंडीशन है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। यदि यदि जो है राज्य समवर्ती सूची के, समवर्ती सूची के किसी विषय पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाने से पूर्व, कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ले लेता है, राष्ट्रपति की अनुमति ले लेता है, अनुमति प्राप्त कर लेता है, कर लेता है, तो उस राज्य में, उस राज्य में वही कानून लागू होगा। तो उस राज्य में वही क्या होगा? वही कानून लागू होगा। तो उस राज्य में वही कानून लागू होगा अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य द्वारा कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करके बनाई जाती है, बनाया जाता है कानून, तो वो जो है उस राज्य में वही कानून जो है लागू होगा। ठीक, ये आपका जो है हम लोग बात कर रहे थे 7वीं अनुसूची में, जिसमें हमने बात की 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो तीनों सूचियों को हमने यहाँ पे विस्तार से देखा। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे अगली अनुसूची पे। इसके बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। ये हो गई 7वीं अनुसूची।
इसके बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। अगली अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची। अगली अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है, इसमें ये जो है ये भाषा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसमें जो है बात की गई कौन कौन सी भाषाओं को संविधान में स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का प्रावधान था। 14 भाषाओं की बात की गई थी। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं के बारे में बात की गई थी, या 14 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया था। लेकिन विभिन्न संशोधनों के माध्यम से भाषाओं की संख्या को जोड़ा जाता रहा और वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे इसमें जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी तरह से 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 नई भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। इसी तरह से 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जो है 3 नई भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 नई भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। इसी तरह से जो है हम लोग बात करें, इसी तरह से 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, उसके बाद संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। हमने बात किया कि जो 8वीं अनुसूची है वो आपकी भाषाओं से संबंधित है। उसमें जो है भाषाओं से संबंधित है। हमने इसके बाद आपको बताया जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो है मूल संविधान में 14 भाषाओं का प्रावधान था, लेकिन उसमें विभिन्न संशोधनों के माध्यम से नई भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। हमने आपको बताया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। इसी तरह से 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 इसमें नई भाषाओं को शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें 4 नई भाषाओं मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को इसमें शामिल किया गया। तो ये आपका मूल संविधान था। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान संविधान में अगर हम लोग बात करें भाषाओं की, भाषाएं कितनी हो गई
तो पहले आपकी 14 थी, 21वें के द्वारा 1 जोड़ा गया, फिर 71वें के द्वारा 3 जोड़ा गया, फिर जो है 92वें के द्वारा 4 जोड़ा गया। तो 4 3 7 1 8 14 8 आपकी 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो हमारे संविधान में जो है मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 है। ठीक, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका हो गया अनुसूची 8। इसके बाद जो है हम लोग आगे आगे बात करेंगे जो है अगली अनुसूची पे। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर जो है आपको चीज़ें अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है या कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मित्रों को शेयर ज़रूर करें। चलिए, ये आपका हमने यहाँ तक अनुसूची 8 तक बात कर ली। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे अगली जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची जो है हमने आपको बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो उसके बाद की जो अनुसूचियां हैं उसको संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें जो है हम लोग बात करेंगे 9वीं अनुसूची में। ये जो है आपका 9वीं अनुसूची जो है ये आपका भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन के संबंध में बात की गई है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की बात की गई है। इसको अगर हम लोग बात करें जोड़ा कब गया तो इसको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन की बात इसमें की गई है। इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 300 विषय हैं, जिसमें से 204 जो है भूमि सुधार से संबंधित है। 204 विषय भूमि सुधार से संबंधित हैं। इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको भूमि सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भूमि सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसको जोड़ के एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया गया था। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जब इसको जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया, इसमें बात की गई ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया गया कि जहाँ पर कोई विषय जो है अगर रख दिया जाएगा तो जो है आपका समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। जैसे वहाँ पे जो है न्यायालयीय जो समीक्षा होती है, न्यायालयीय समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। लेकिन जो है थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ जो है इसको जोड़ के ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया गया, ऐसे क्षेत्र का निर्माण जहाँ किसी विषय को रख देने से वह मतलब विषय न्यायालयीय समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। समीक्षा के दायरे
से बाहर हो जाता है, समीक्षा के दायरे से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। लेकिन इसी में जो है, जो केशवानंद भारती जो केस आया था, आप लोगों को पता होगा, केशवानंद भारती जो आपका केस है 1973 का, इसमें बात की गई है कि इसके जो केशवानंद भारती का जो 1973 का वाद है, इसके जो पहले के विषय हैं वही जो है संविधान के या न्यायालयीय समीक्षा के दायरे से बाहर होंगी, उसके बाद के कानून जो है समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं होंगे। ये आपकी हो गई 9वीं अनुसूची। इसके बाद जो है हम लोग अगली अनुसूची पे बात करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करें। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसको जो है, ये जो है आपका दल बदल विरोधी अधिनियम इसको कहा जाता है। विरोधी इसको अधिनियम कहा जाता है। इसको जोड़ के जो है, इसको जोड़ के ये प्रावधान किया गया कि जो है विभिन्न जो सदस्य होते थे उनको दल बदल जो विरोधी जो है, इसको अधिनियम कहा जाता है, उनके दल बदल पे प्रतिबंध या जो है प्रतिबंध लगाने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इसको जोड़ा कब गया, तो इसको जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये सब डायरेक्ट जो है आपके पूछे जाते हैं 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल जो विरोधी अधिनियम इसको कहा जाता है, दल बदल पे प्रतिबंध लगाया गया। ठीक। इसके बाद जो है आगे हम लोग बात करें 11वीं अनुसूची को। इसके बाद जो है 10वीं के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। 10वीं के बाद 10वीं के बाद हम लोग अगली बात करते हैं 11वीं इसमें जो है, इसके द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको अगर हम लोग बात करें जोड़ा कब गया, तो इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तथा पंचायतों में इसमें जो है पंचायतों को जो है पंचायतों के अधिकार के बारे में बात की गई, तथा पंचायतों में जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक। इसके बाद जो है अगर हम लोग आगे बात करें 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची इसके द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर इसको हम लोग बात करें इसको कब जोड़ा गया, तो इसको
74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जिस तरह से जो है पंचायतों में जो है त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है, उसी तरह से नगर पालिकाओं में 3 स्तर बनाए गए हैं। नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए जो गांव से विकास करके जो है नगर के रूप में स्थापित होने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो है उनको नगर पंचायत, जैसे 10,000 से 20,000 की आबादी वाले जो शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं उनको नगर पंचायत। उसके बाद जो है जो 20,000 से 3 लाख तक की आबादी रखते हैं उनको नगर पालिका, और जो है जो बड़े शहर हैं, जो बड़े शहरों या महानगरों को जो है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उनको नगर निगम के रूप में विकसित करने की बात की गई। आशा करते हैं ये जो आपको आज बताया गया है अनुसूचियों के बारे में क्लियर हुआ होगा, और जहाँ पर आपको समस्या होगी या कहीं जो है आपको समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो ये ये आशा करते हैं जो आपको बताया गया अच्छे समझ में आया होगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं तैयारी करने वाले मित्रों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो है चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।